जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय श्री मनीष कुमार सिन्हा जी, श्री मनदीप भंडारी जी, श्री एम राजू, श्री रमेश कुमार जी, श्री भीम सिंह टूटी जी और एंटी करप्शन ब्यूरो के निदेशक श्रीमान शक्ति पाठक जी, सभागार में उपस्थित सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी और एंटी करप्शन ब्यूरो के सभी साथी तथा मित्रों, आज एंटी करप्शन ब्यूरो के मुख्यालय तथा ब्यूरो के अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है और गौरव का भी क्षण है। ये दोनों भवन केवल स्टील, कांच और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर की धरती पर सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर की एक उद्घोषणा भी है। एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय की सिधरा बिल्डिंग की नींव, जैसा पाठक जी ने बताया, कि अगस्त 2023 में रखी गई और अवंतीपुरा के भवन की नींव जून 2022 में रखी गई थी। और मुझे बताया गया है कि अवंतीपुरा वाला भवन अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां जिलों में जो ऑपरेशनल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा। मुझे विश्वास है कि जब आम नागरिक इन दोनों नवनिर्मित भवनों के सामने से गुजरेंगे तो वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को नहीं बल्कि उस संकल्प की गंभीरता को भी महसूस कर सकेंगे जिसका प्रतीक है एंटी करप्शन ब्यूरो। जम्मू कश्मीर स्वाभाविक रूप से आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ जो बदलाव हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि उसका दूरगामी असर पड़ा है। सिस्टम को कैसे पारदर्शी बनाया जाए और सिस्टम जनता के लिए किस तरह से काम करे, इसमें प्रशासन ने काफ़ी मेहनत की है। और एक समय ऐसा भी था कि जब पूरी मशीनरी कुछ खास लोगों के लिए काम करती थी, लेकिन ऐसे कदम पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ उठाए गए हैं जिनके कारण आम नागरिक सरकारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में हो और उसकी आकांक्षा कैसे पूरी हो, इस प्रयास में काफ़ी सफलता मिली है। इन परिवर्तनों का असर जम्मू कश्मीर में साधारण चीज़ों में विश्वास ही नहीं बल्कि अनेक मसलों में लोगों का जन विश्वास बढ़ा है। सामान्य लोग यहाँ के और युवा बड़े सपने भी देखने लगे हैं और सामान्य रूप से एक विश्वास पैदा हुआ कि जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में अपने शिखर पर पहुंच सकता है, जहां प्रशासन के विभिन्न अंगों की इसमें अपनी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधों पर भी एक बड़ा दायित्व है। इन सपनों और आकांक्षाओं को नैतिकता की ताकत मिले, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सरकार जिन संसाधनों को बनाती है और जिन संसाधनों का उपयोग जनता के लिए हो, ये सब जनता की ही संपत्ति है। जब भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई राशि या धन निजी हाथों में चला जाता है तो वो केवल धन की हानि नहीं होती बल्कि अनेक लोगों के सपनों की मौत हो जाती है। वह उस नौजवान से छीना गया एक अवसर है जिसे एक बेहतर क्लासरूम मिल सकता था और उससे उसके एजुकेशन की व्यवस्था बेहतर हो सकती थी। वह उस परिवार से छीनी गई सुरक्षा है जिसे रोजगार, आवास या अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ या सुरक्षित सड़क मिल सकती थी। वह समाज के उस बुजुर्ग से किया गया एक बड़ा भारी अन्याय है जिसे बुजुर्ग होने
उसका सामाजिक लाभ या सुचारू रूप से उसका इलाज हो सके, ये सरकार की ओर से मिल सकता था। इसलिए हमें समझना होगा कि भ्रष्टाचार कोई अमूर्त अपराध नहीं है जो केवल राज्य के विरुद्ध घटित होता है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार जीवित मनुष्यों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और मेरी अपेक्षा होगी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के साथी इस बात को सदैव याद रखें कि इसका दुष्प्रभाव केवल आर्थिक क्षति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई पीढ़ियों के जीवन को भी ये प्रभावित करता है। और मेरी अपेक्षा होगी कि आप थोड़ा पीछे जाइए, कई दशकों तक किस सिस्टम से हम गुजरे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अगर एवरेज एलोकेशन देखेंगे आप बाकी राज्यों की तुलना में, तो जम्मू कश्मीर के प्रति व्यक्ति एलोकेशन का जो हिसाब लगाएंगे आप, तो बाकी राज्यों से ज़्यादा एलोकेशन यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ करता था और मैनी फोल्ड बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी बड़ी मात्रा में धन आए, लेकिन कठिनाइयाँ पारदर्शी व्यवस्था के न होने के कारण थी। सामान्य रूप से सार्वजनिक धन की सुनियोजित लूट का एक सिलसिला और नियमों की आड़ में दंड से बच निकलना एक स्थापित परंपरा हो गई थी। स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में विकास के पहिए थम जाते हैं जब साझा संसाधनों को कुछ विशेष लोगों की समृद्धि के लिए लूटा जाए, तब आकांक्षी समाज नहीं बन सकता है। मैं इसे केवल सिस्टम की विफलता के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि सिस्टम के नैतिक पतन के रूप में हमें इसे देखना चाहिए। यह उस मूल विचार पर आघात है कि हम सब किसी गहरे अर्थ में एक साझे भाग्य से जुड़े हुए थे। कई दशकों तक ये व्यवस्था चली। मैं मानता हूं कि एक बार जब आम जनता की आस्था क्षीण हो जाती है, तब चाहे नीति जैसी बना लीजिए, कार्यक्रम जैसे बना लीजिए, उसे पूरा करना, पुनर्स्थापित करना, ये बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में विशेष रूप से जन विश्वास के बिना पूरा सिस्टम एक ऐसे नाव के समान बन जाता है जिसके पास न तो पतवार होती है और न ही दिशा देने वाला कंपास। और इस दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि 2019 के परिवर्तन के पश्चात इस स्थिति में बड़ा भारी बदलाव आया है और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इसका श्रेय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि सिस्टम और सरकारी मशीनरी लोगों के प्रति जिम्मेदार बने। और मैं अपने प्रशासन के सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात लग करके इस सिस्टम को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और उसके बाद काफ़ी हद तक भेदभाव भी खत्म हुआ। अनेक ऐसे कानून थे जो देश की संसद तो पारित करती थी, लेकिन उसमें ये लिख दिया जाता था कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके देश भर में लागू होगा। ऐसे अनेक कानून हैं, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे याद है जब यहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ नियम कठोर किए, पारदर्शी बनाने की कोशिश की, तो कई लोग मेरे पास आते थे कि साहब अब तो एक भी प्रोजेक्ट पूरी नहीं होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक अच्छे सिस्टम के कारण प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार 8 गुना 9 गुना बढ़ गई। 10-11 वर्षों में पूरे देश में व्यवस्था बदली है कि जिस परियोजना का शिलान्यास हो उसका समय सीमा के भीतर उद्घाटन भी, लोकार्पण भी हो जाए, और उसका असर जम्मू कश्मीर में भी आया है। अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ हो, रूरल डेवलपमेंट हो, पावर डेवलपमेंट हो, काफ़ी ट्रांसपेरेंटली इसको पूरा करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक कीर्तिमान बनाया है। आज ऑनलाइन सर्विसेज देने में जम्मू कश्मीर देश
का पहला राज्य बन गया, अब यूटी है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। देश का अकेला स्थान था जम्मू कश्मीर जिसने ढेर सारी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सर्विसेज को फेसलेस व्यवस्था से जोड़ा, ऑटो एस्केलेशन मोड में जोड़ा। सामान्य रूप से जब यह फैसला हो रहा था तो अनेक लोग इसके बड़े विरुद्ध थे। तो ये सब इस नीयत को बताता है कि नहीं, प्रशासन के साथी भी इस दिशा में पूरी दृढ़ता, पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसके कारण आज ये बदलाव हो सका है और इसके सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। लेकिन सफ़र बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। अक्सर ये विचार मैं जब करता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन क्यों होते हैं और क्यों टिक नहीं पाते हैं, खुद भी आप विचार करेंगे। कई बार उत्साह के साथ इन्वेस्टिगेशन आरंभ होता है, प्रक्रिया में उलझ जाता है। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी की वजह से अनेक मामले न्याय की प्रक्रिया में हम सफलता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ये वास्तव में खतरनाक स्थिति है और जो पिछले दिनों देश की संसद ने नया कानून बनाया है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद शायद लोगों को त्वरित गति से न्याय मिल सकेगा और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। एक बड़ी खतरनाक स्थिति भी इसे मैं मानता हूँ कि जब एक अच्छा आदमी, जब सामान्य आदमी न्याय की अपेक्षा करना छोड़ दे, तब ऐसी स्थिति में ही भ्रष्टाचार को अपना सबसे सुरक्षित आश्रय मिलता है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप सब लोगों ने, यहाँ के निदेशक शक्ति पाठक जी और आपकी टीम ने इस चक्र को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है और आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसका असर जमीन पर भी दिखाई पड़ रहा है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जवाबदेही से ऊपर दूसरा कुछ भी नहीं है। पद किसी को शरण नहीं देता, लंबी सरकारी सेवा किसी को सुरक्षा और लाइसेंस नहीं देती है, प्रभाव किसी को प्रतिरक्षा भी नहीं दे सकता। जहाँ तक साक्ष्य ले जाएंगे वहाँ तक आपकी पहुँच होगी। दोषियों को जब सज़ा मिलेगी और इसमें प्रशासन का पूर्ण समर्थन रहेगा, तब कानून द्वारा प्रदत्त पूर्ण स्वतंत्रता सामान्य नागरिक को मिल सकती है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यह स्वायत्तता जो है आपकी, वो आपके कंधों पर एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व है और इसका कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पाठक जी तथा उनकी पूरी टीम के प्रत्येक कर्मी से मेरी अपेक्षा है कि आपका हर निर्णय, हर जांच, हर अभियोजन ऐसा होना चाहिए जो जनता और न्यायालय दोनों की कसौटी पर खरा उतरे। बाकी कोई क्या सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को मानता हूँ कि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन बिना अतिक्रमण के, बिना दबाव के, बिना बहाने के वो काम कर सकते हैं जिसके लिए भारत के संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है, उन्हें अधिकृत किया है। और इसलिए मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के सभी अधिकारियों से आह्वान करूंगा कि आपको देश के संविधान के द्वारा दी गई ताकत का इस्तेमाल करके अन्याय को उजागर करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाना और साथ साथ जनता में विश्वास जागृत करना, ये 3 जिम्मेदारी आपकी गुरुतर है। और मेरा निवेदन होगा कि प्रतिदिन आपको अपने कार्य का स्वयं ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक या देरी वर्षों की विश्वसनीयता को कभी कभी समाप्त कर देती है। आने वाले भविष्य में 2-3 बातों का मैं आग्रह करूंगा। आपका कार्य अधिक से अधिक सहयोग पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक युग में भ्रष्टाचार अब सीमाओं में नहीं बंधा है। आंकड़े भी विभिन्न कंप्यूटर सर्वरों में बिखरे हुए हैं। एक एजेंसी के पास उपलब्ध सूचना दूसरी एजेंसी की जांच की अंतिम कड़ी हो सकती है और इसलिए जहां आवश्यक हो वहां वास्तविक और समयबद्ध सहयोग हमें स्थापित करना ही होगा। आपका कार्य निरंतर हो रहे बदलाव के बीच कैसे हम एक्सपर्टीज
इसमें हासिल कर सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट, डिजिटल एनालिसिस, डेटा साइंस, ये सब आज समय की आवश्यकताएं हैं और उसके अनुरूप समय समय पर ट्रेनिंग भी उतनी ही आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स डेटा की एनालिसिस को सरल बनाने में काफ़ी भूमिका निभाई है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और इसका सही उपयोग हम करें, इस दिशा में हमें संकल्पबद्ध होना ये बड़ा आवश्यक है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि विलंबित न्याय समाज को केवल न्याय से नहीं वंचित करता है, बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में वह न्याय को कमज़ोर करता है। गवाह उपलब्ध नहीं होते, साक्ष्य फीके पड़ जाते हैं, जनता की रुचि घट जाती है और आरोपी विलंब को रणनीति बना लेते हैं। जांच के आरंभ से निष्कर्ष तक का समय कैसे हम घटा सकते हैं? चुनौतियां हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इसे कैसे हम कम कर सकते हैं? ऐसी कार्य संस्कृति अगर हम विकसित कर सके जो न्याय में विलंब को अधिक से अधिक कम कर सके, समाप्त कर सके। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के यह दोनों भवन ये आरंभ हैं, ये गंतव्य नहीं है। इन दीवारों के भीतर लिए गए निर्णय, इन कार्यालयों के भीतर संचालित की गई इन्वेस्टिगेशन और नैतिकता ही लाखों के भविष्य और जम्मू कश्मीर के समाज की तरक्की को सुनिश्चित करेगी। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य और आपके कार्यों की सफलता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।